यस, देखिए अगला वर्क आ रहा है आपका तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। देखिए तत्वों के प्रतीकों की जो प्रचलित प्रणाली है जो चल रही है, ये वैज्ञानिक वर्जिलियस द्वारा दी गई थी, जिसके अनुसार किसी भी तत्व को उसके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर या प्रथम दो अक्षरों, जिसमें से पहला कैपिटल लेटर होगा दूसरा स्मॉल लेटर होगा, द्वारा प्रकट किया जाता है। कुछ तत्व ऐसे थे जिनके अंग्रेजी भाषा के नामों की बजाय लैटिन नाम ज़्यादा प्रचलित हो गए थे, इसलिए उनके प्रतीक भी लैटिन नाम के अनुसार ही रखे गए। वैज्ञानिकों की जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है IUPAC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने भी इसी पद्धति को मान्यता दे रखी है। तो कुछ कॉमन तत्व ले रहा हूँ, जैसे नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, फास्फोरस का P, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, कोबाल्ट का Cu, है ना। ठीक है ना। तो जब कैपिटल लेटर, पहला कैपिटल लेटर दूसरा स्मॉल लेटर, क्योंकि कार्बन C नाम से पहला कार्बन मिल गया था तो उसका तो C रख दिया, लेकिन C नाम से फिर क्लोरीन भी मिला तो उसका कैपिटल C स्मॉल L, कैल्शियम भी मिला Ca, क्रोमियम भी मिला Cr, कोबाल्ट भी मिला Co, है ना। इस तरह से नाम रखे गए। अब ये लैटिन के अनुसार रखे गए तत्वों के नाम लैटिन भाषा में। सोडियम का लैटिन नाम था नेट्रियम, इसलिए इसका प्रतीक पड़ा Na। पोटेशियम, जिसका लैटिन भाषा का नाम था केलियम, इसलिए इसका प्रतीक पड़ा K। आयरन, इसका लैटिन नाम फेरम था, इसलिए प्रतीक Fe। सिल्वर, अर्जेंटम, Ag, इसलिए इसका प्रतीक Ag पड़ा। गोल्ड को लैटिन भाषा में बोलते हैं ओरम, इसलिए प्रतीक पड़ा Au, है ना। इसी प्रकार आपका मरकरी, हाइड्रेजियम, ये लैटिन नाम था, इसलिए Hg, पारा होता है ना मरकरी। लेड, प्लम्बम, Pb। कॉपर, क्यूप्रस, इसका लैटिन नाम था, इसलिए Cu। टिन, स्टेनम, Sn। ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले तत्वों के लिए अन 1 के लिए, नील 0 के लिए, और बाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, क्वाड 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए और नॉन 9 के लिए ये अंत में लगाए जाते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 101 अनिल अनियम UNU, 102 अनिल बायम UNB, 103 अनिल ट्रायम UNT, 104 अनिल क्वाडियम UNQ। इस तरह से प्रतीक दिए गए, है ना। अच्छा, नोट में एक बात देखिए, तत्व का जो प्रतीक होता है वो उसके एक परमाणु को दर्शाता है। नाइट्रोजन N2 जैसे लिखते हैं, इसका अर्थ है नाइट्रोजन के एक अणु में इसके 2 परमाणु उपस्थित हैं जो आपस में बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना। जबकि आगे दो लगाते हो और N लिखते हो 2N, इसका मतलब है नाइट्रोजन के 2 परमाणु जो कि पृथक है एक दूसरे से, ये अर्थ होता है ना। नीचे वाला गुणांक तो उन दोनों परमाणुओं को संयुक्त अवस्था में अणु दर्शाता है, और आगे लगा हुआ गुणांक उनकी पृथक संख्या दिखाता है। ठीक है ना। अगला आता है टॉपिक अपना परमाणु का द्रव्यमान। देखिए, जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, मास, ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम, इसलिए गणना में सुविधा की दृष्टि से परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष। इसके लिए सबसे पहले कार्बन, जो कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, और
अधिकांश पदार्थ कार्बन से ही बने। तो कार्बन 12 इस परमाणु के द्रव्यमान को 12U यूनिफाइड है ना, मानकर ये मात्रक है इसका यूनिफाइड, इसके 1/12वें द्रव्यमान को 1 यूनिफाइड कहेंगे हम। उससे अन्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना करते हुए उनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। अर्थात ये परिभाषा है परमाणु द्रव्यमान की। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें द्रव्यमान से जितना गुना होता है उसे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात ये सूत्र बनता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान, है ना। ऐसा करके तुलना करते हुए 1/12वें हिस्से से परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान प्राप्त किए जाते हैं। और अगर किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को आप ग्राम में प्रकट करते हो तो उसे कहते हैं फिर ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, है ना। बस है कुछ नहीं, उसको ग्राम में प्रकट किया गया है यूनिफाइड की। जैसे उदाहरण है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 और सल्फर का 32, है ना। तो देखिए प्रारंभ में परमाणु के जो द्रव्यमान थे वो ऑक्सीजन के परमाणु के सापेक्ष ज्ञात किए गए थे, परंतु प्रकृति में कार्बन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसके सापेक्ष वो परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित किया गया और ज्ञात भी किया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं परमाणु के अस्तित्व की। देखिए अधिकांश तत्वों के जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। ये परमाणु या तो अणु बना लेते हैं अथवा आयन बना लेते हैं, जो अत्यधिक संख्या में आपस में मिलकर संयुक्त होकर उस पदार्थ का निर्माण कर देते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इन्हीं को हम देखते हैं प्रकृति में, दैनिक जीवन में। ऐसे करके परमाणु अस्तित्व में रहता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अणु की। देखिए अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जिसमें परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यह किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और तत्व या यौगिक के गुणों को प्रदर्शित करता है ना। तब फिर हम अलग अलग तत्वों के अणु और यौगिक के अणुओं की बात करेंगे। तो यहाँ तक का काम आपको याद करना है अच्छी तरह, है ना।